हाय गाइस, माई सेल्फ प्रीति यादव। आज मैं उपभोग उत्पादन तथा लागत का पार्ट 2 लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाइए पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का लेसन 3 है, उत्पादन तथा लागत। आइए देख लेते हैं। तो इसका पहला टॉपिक पैमानों का प्रतिफल। पैमानों का प्रतिफल क्या होता है? तो पैमानों का प्रतिफल उत्पादन फलन की प्रवृत्ति के बारे में बताता है, जिसे पैमानों का प्रतिफल कहते हैं। तो जो ये पैमानों का प्रतिफल है ना, ये उत्पादन फलन की प्रवृत्ति के बारे में बताता है। जैसे मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो अल्पकालीन जैसे दीर्घकालीन में क्या आता है, इसमें लॉन्ग टाइम होता है, इसमें सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। और अल्पकाल में क्या था, इसमें उत्पादन करने के लिए कम टाइम मिलता था, और कम टाइम मिलता था तो उत्पादन के कम से कम श्रम और पूंजी में से एक साधन स्थिर रहता था। ठीक है ना। तो जो ये प्रवृत्ति के बारे में, जो इसके बारे में बता रहे ना, तो इसे पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि देखो, दीर्घकालीन लॉन्ग टाइम में कोई भी उत्पादन के साधन स्थिर नहीं होते हैं, सारे परिवर्तनशील होते हैं। तो दीर्घकालीन में क्या आता है, इसमें फर्म को उत्पादन करने के लिए काफी टाइम मिलता था, जितना उसे चाहिए था उतना मिलता था। और उसमें उत्पादन के चारों साधन भूमि, पूंजी, श्रम और शासी चारों परिवर्तनशील होते थे, कोई भी स्थिर नहीं रहता था। तो जो इसकी प्रवृत्ति, जो इसके बारे में जो ये बता रहे हैं ना, उसे ही पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। और अल्पकाल में क्या था, अल्पकाल में कम से कम 2 में से एक साधन स्थिर रखना पड़ता था, बाकी परिवर्तनशील होते थे। और इसमें फर्म को उत्पादन करने के लिए कम टाइम मिलता था। तो जो इसकी प्रवृत्ति के बारे में बता रहे वो पैमाने का प्रतिफल है। आई होप आपको पैमाने का प्रतिफल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले। मैंने आपको पैमाने का प्रतिफल बताया। तो पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत 3 नियम होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। तो इसके 3 नियम होते हैं। मैंने पैमाने का प्रतिफल बताया ना, तो उसके 3 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम? एक बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, एक घटते पैमाने का प्रतिफल नियम, और तीसरा सामान्य प्रतिफल। तो आइए अब ये देख लेते हैं बढ़ते प्रतिफल का नियम क्या होता है। बढ़ते प्रतिफल नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 है बढ़ते प्रतिफल का नियम। इस नियम के अंतर्गत जब सभी उत्पत्ति के साधनों में एक निश्चित अनुपात में बढ़ोतरी की जाती है, तो उत्पादन निर्गत उस निश्चित अनुपात से अधिक बढ़ता है। तो इसके अंतर्गत पता क्या होता है, इसके अंतर्गत जब ना हम उत्पादन साधन में एक निश्चित मात्रा में उसमें वृद्धि करेंगे ना, तो उससे ज्यादा हमें निर्गत प्राप्त होगा, मतलब आगत से ज्यादा निर्गत प्राप्त होगा। इसे उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। मतलब जैसे हमने इसके अंतर्गत जब फर्म आगतों में वृद्धि करता है ना, तो उससे ज्यादा निर्गत में वृद्धि होती है। मैंने इससे पहले आगत और निर्गत का अंतर बताया था, आई होप आपको याद होगा। तो फर्म जब आगत में वृद्धि करता है ना, उससे ज्यादा निर्गत में वृद्धि होती है। आइए यहाँ पे देख ले जिसे बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे बढ़ते प्रतिफल का नियम कहते हैं, जो मैंने अभी बताया। जैसे उत्पादन के साधनों में 50% वृद्धि की जाती है। देखो मैंने कहा था ना, आगतों में वृद्धि करेगा तो उससे ज्यादा निर्गत में वृद्धि होगी। यहाँ पे आगत में 50%, ठीक है, तो निर्गत में कितनी वृद्धि हो गई? 70%। देखो यहाँ पे 50 करी, उससे ज्यादा हुई ना 70%, 70 उससे ज्यादा है ना। तो यही देखो, आगत निर्गत बड़ा है आगत से, देखो इसका मतलब बड़ा होता है, आपको पता ही होगा। तो 50% आगत लगाया फर्म ने, तो निर्गत उसे 70% प्राप्त हुआ। तो निर्गत ज्यादा प्राप्त हुआ ना, इसे ही बढ़ते प्रतिफल का नियम देखा है। तो आइए अब घटते प्रतिफल का नियम देख लेते हैं। तो घटते प्रतिफल का नियम क्या होता है? इसमें ना फर्म जब आगतों में वृद्धि करता है ना, मतलब आगतों में वृद्धि करता है, तो निर्गतों में कम वृद्धि होती है, मतलब उसे घाटा होता है, उसे घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। आइए इसे देख लेते हैं। देखो नंबर 2, इससे पहले बढ़ते प्रतिफल का नियम था, अब घटते प्रतिफल का नियम है, और उसका तीसरा नियम और आएगा, वो बताऊंगे। इस नियम के अंतर्गत जब समस्त उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन बढ़ने के बजाय घट जाता है, इसे ही घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। तो देखो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब फर्म आगतों में वृद्धि करता है, तो ना निर्गत में वृद्धि की बजाय वो घट जाती है, उसमें कमी हो जाती है, उसे लॉस होता है। ठीक है, इसे घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। देखो इस नियम के अंतर्गत जब समस्त उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर, देखो उत्पादन के साधनों में वृद्धि करने पर, देखो फर्म ने उत्पादन के साधन में वृद्धि करी ना, करी कि नहीं करी? तो उत्पादन के बजाय
उत्पादन बढ़ने के बजाय घट जाता है। देखो उसने उत्पादन के साधन में तो वृद्धि करी, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा, वो घट रहा है, वजह बढ़ने के बजाय घट रहा है। इसे ही घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं, मतलब इसमें उसे लॉस होता है। देखो जैसे उत्पादन के साधनों में उसने 30% वृद्धि करी, ठीक है, फर्म ने ना उत्पादन के साधन में 30% वृद्धि करी, तो वृद्धि करने के बाद उसे निर्गत और बढ़ना चाहिए ना, निर्गत 30 से भी ज्यादा आना चाहिए, लेकिन उसका यहाँ पे निर्गत घट रहा है। देखो निर्गत 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, वहाँ पे उसने 30 करी तो यहाँ पे 20 हो रही है, बल्कि यहाँ पे 30 से भी ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये घट रही है ना, इसलिए इसे घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। इसे फॉर्मूले में देख लेते हैं। देखो 30% आगत, उसने आगत 30% लगाया, लेकिन उसे निर्गत ज्यादा प्राप्त होने की जगह कम प्राप्त, 20% निर्गत में देखो निर्गत कमी हो रही है, तो उसे निर्गत ज्यादा चाहिए, लेकिन निर्गत यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे उसका आगत बढ़ा है। देखो ये रहा ना साइन, ये आगत बढ़ा, तो इसे घटते प्रतिफल का नियम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेते हैं। सामान्य प्रतिफल का नियम, ये तीसरा नियम है, मैंने बताया था इसके 3 नियम होते हैं, तो मैंने 2 नियम बता दिए इससे पहले, अभी ये तीसरा नियम है, सामान्य प्रतिफल का नियम। तो इस नियम के अंतर्गत उत्पादन के साधनों में जितनी प्रतिशत वृद्धि होती है, तो उत्पादन निर्गत में भी उसी के समान वृद्धि होती है। तो देखो बढ़ते प्रतिफल के नियम में क्या था कि जब फर्म आगतों में वृद्धि कर रहा था ना, तो उससे ज्यादा निर्गत में वृद्धि हो रही थी। बढ़ते प्रतिफल के नियम में तो ये था, और घटते में क्या था कि जब फर्म आगतों में वृद्धि कर रहा था ना, तो निर्गत में वृद्धि नहीं हो रही थी, निर्गत में कम वृद्धि हो रही थी, मतलब आगत से कम हो रही थी, हो तो रही थी लेकिन आगत से कम। तो ये था घटते प्रतिफल का नियम। तो सामान्य प्रतिफल का नियम क्या होता है, इसमें ये होता है कि फर्म जितने ही % आगत में वृद्धि करेगा, उतने ही % निर्गत में वृद्धि होगी, मतलब दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों समान रहेंगे। अगर इसमें 20% करी तो इसमें भी 20, अगर निर्गत आगत में 50% करी तो निर्गत में भी 50, मतलब दोनों इक्वल रहते हैं, जितने ही आगत में वृद्धि करो उतनी ही निर्गत में होती है। तो इसे ही सामान्य प्रतिफल का नियम कहते हैं। आइए से देख लेते हैं। देखो जैसे उत्पादन के आगत को 50% बढ़ाने पर, देखो मैंने बताया था जितने ही उसमें उतने ही उसमें, इसमें फर्म ने 50% वृद्धि करी है, ठीक है, आगत में, किसमें, आगत में है, तो निर्गत में भी 50% की ही वृद्धि हुई है। मतलब मैंने बताया था ना, दोनों इक्वल रहते हैं, 10 तो 10, 50 तो 50, 60 तो 60, कितना भी ले लो, मतलब सेम। देखो 50% आगत बराबर 50% निर्गत, ठीक है। तो पैमाने के प्रतिफल की 3 अवस्थाएं थी, कौन कौन सी थी, बढ़ते प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम, सामान्य प्रतिफल का नियम। तो मैंने तीनों नियम आपको समझाए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते प्रतिफल के नियम में ये था कि आगत में वृद्धि करेंगे। आगे देख लेते हैं। ये दोस्तों अब सारणी सॉल्व कर लेते हैं। सारणी मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन निकालने का फॉर्मूला भी बताया था और डेफिनेशन भी बताई थी। तो तब मैंने कहा था कि आप फॉर्मूला याद रखना, लास्ट में मैं सारणी सॉल्व कराऊंगी। तो आई होप आपको फॉर्मूले याद होंगे। आइए अब देखते हैं। तो पेपर में ना वो जब पूछेगा ना, तो या आपको लेवर दे देगा, ठीक है, LP दे देगा या फिर MP दे देगा या फिर AP दे देगा, कुछ एक देगा और आपसे 2 पूछेगा। यहाँ पे देखो ये 2 चीज दे रखी है, सीमांत उत्पादन दे रखा है, एक चीज दे रखी है, और 2 चीज हमसे पूछे क्या, कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। तो आइए अब इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो कुल उत्पादन का फॉर्मूला क्या था, कुल उत्पादन निकालने का फॉर्मूला आपको याद होगा कि TP MP। तो ये था हमारा कुल उत्पादन। प्रोडक्शन निकालने का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा। आइए आप फॉर्मूले से ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये MP, मतलब जो ये MP है ना, इसको नीचे से प्लस करते जाना है। सीमांत उत्पादन निकालने के लिए हम माइनस करते थे, TCN माइनस TCN माइनस 1, लेकिन इसमें प्लस करना है। तो 3 के ऊपर कुछ है नहीं ना, तो 3 का 3 ही लिख देंगे, ठीक है। अब 5 में से 3 प्लस करेंगे, 5 3 8, ठीक है, 8 हो गया, 5 3 8 हो गया। अब यहाँ पे 8 आया था ना, 8 में 7 और प्लस करेंगे, 8 7 15 हो गया। अब 15 में ही हम 5 और प्लस करेंगे, 15 में 5 प्लस करें 20, और 20 में 3 प्लस करें 23, और 23 में 1 प्लस करा 24। तो देखो
फॉर्मूले द्वारा कितनी इजी से हमारा ये सॉल्व हो गया ना। रिएक्शन के फॉर्मूले से ये कितनी इजीली निकल गया ना। अब हम औसत उत्पादन निकाल लेते हैं। औसत उत्पादन निकालने का फॉर्मूला क्या था? औसत उत्पादन निकालने का फॉर्मूला था AP बराबर TP बटे L। तो औसत उत्पादन निकालने का TP बटे L। तो जो हमारा TP है ना, टोटल प्रोडक्शन, ये रहा TP, देखो TP, और ये L है ना, लेबरों की संख्या, इससे भाग देते जाना है, ठीक है। TP बट्टे L, मतलब TP को भाग देना L से। तो देखो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 को भाग देंगे 2 से, तो 8 के 2 के पाले में 8 4 बार में आता है, ठीक है, 4 आ गया। अब देखो 15 को भाग देंगे 3 से, तो 3 के पारे में 5 बार में 15 आता है ना, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब देखो 20 को भाग देंगे 4 से, तो 5 बार, 23 को 5 से भाग देंगे, तो देखो 23 को भाग देंगे 5 से, तो 4.6 आ जाएगा हमारा, 4.6, ठीक है। अब 24 को भाग देंगे 6 से, तो 4 बार में आता है ना, 6 के पारे में 24 4 बार में आता है ना। तो देखो सारणी कितनी चुटकियों में सॉल्व हो गई। हमें बस फॉर्मूले याद रखने हैं, ऐसी सारणी तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा उत्पादन तथा लागत चैप्टर खत्म होता है। ये 2 पार्ट में है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर समझ में आ जाए, ठीक है।